नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर रैशनैलिटी की बात करता हूँ। बहुत सी मैंने वीडियोस पहले ऐसे बनाई हैं जिसमें मैंने समझाया है कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और इन्हीं वीडियोस पर अक्सर ही कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, कुछ ऐसे योगीज के बारे में बताते हैं जिनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ थीं, जिन्होंने योग साधना के द्वारा कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ अर्जित की थीं जिसके जरिए कि वो कुछ ऐसा कर सकते थे जो कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। और उनका कहना है कि योगा में बड़ी शक्ति है और योगा के जरिए जब ये योगीज कुछ ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसके बारे में आपका क्या कहना है। और इसी सिलसिले में वो अक्सर ही एक योगी का जिक्र करते हैं जिनका नाम है प्रहलाद जानी, जो कि गुजरात के काफ़ी फेमस योगी थे। और उनका ऐसा दावा था कि उन्होंने 70 सालों से कुछ भी खाया और ना ही कुछ पिया है, और उसके बावजूद भी वो एकदम हेल्दी थे। तो लोगों का कहना है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर कोई शख्स 70 सालों तक बिना कुछ खाए पिए बिना कैसे जिंदा रह सकता है। और यही नहीं, इनके ऊपर कुछ स्टडीज़ भी हुई थी। 2003 में गुजरात के एक डॉक्टर ने इनके ऊपर 15 डेज की एक स्टडी की थी, और जिसके दौरान उनका कहना था कि इन्होंने इस दौरान कुछ भी ना तो खाया और ना ही पिया। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान ना तो स्टूल पास किया और ना ही यूरिन पास किया। तो ये अपने आप में एक बड़े हैरान कर देने वाली बात थी। 2010 में सेम डॉक्टर ने एक दोबारा स्टडी की 10 डेज की, और उसके दौरान भी रिजल्ट सेम ही थे। तो लोगों का कहना है कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर कोई व्यक्ति कैसे बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज की पड़ताल करेंगे। हम पता करेंगे कि जो प्रहलाद जानी थे वो वास्तव में क्या उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिसके जरिए वो बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते थे। आखिर साइंस का इसके बारे में क्या कहना है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम इन्हीं सब चीजों की आज पड़ताल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रहलाद जानी गुजरात के महेसाणा में रहने वाले एक संत थे, और उनका ऐसा दावा था कि उनको कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि योगिक शक्तियों से उन्होंने अपने शरीर में इतना बल पैदा कर लिया है कि वो सूर्य की रोशनी के जरिए शक्ति हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये उनका दावा था, और बहुत से लोग उनके इस दावे पर विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो किसी समय, दिन के किसी समय कुछ ना कुछ खा लेते होंगे। लेकिन ये बात उस समय लोगों के लिए हैरानी की बात बन गई, जबकि गुजरात के एक डॉक्टर सुधीर ने उनके ऊपर एक स्टडी की। उन्होंने 15 डेज तक उनको एक बंद कमरे में रखा, और जिसकी की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के द्वारा की जाती थी। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने 15 दिनों तक ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, और उसके बाद भी उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। और जब ये बात मीडिया में सभी लोगों के सामने आई तो फिर वो काफ़ी फेमस हो गए। सारे लोग हैरान हो गए कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर कोई शख्स बिना कुछ खाए पिए कैसे जिंदा रह सकता है। साइंस का इसके बारे में क्या कहना है। तो आइए सबसे पहले साइंस से ही समझना शुरू करते हैं। आखिर हमें खाने पीने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है, और जो सेल्स होते हैं ये बहुत सारे प्रोसेसेस इनमें चलते रहते हैं, और ये सारे प्रोसेसेस का चलना ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। और ये प्रोसेसेस चल सकें, इन प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो एनर्जी होती है ये हमें किसी ना किसी सोर्स से हासिल करनी पड़ती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पास इस सोर्स को हासिल करने के लिए क्लोरोफिल नाम का एक केमिकल होता है, जिसके जरिए वो सूर्य की रोशनी के जरिए एनर्जी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं होता, इसलिए उनको किसी ना किसी बाहरी सोर्स को खाकर एनर्जी हासिल करनी पड़ती है। इसके साथ ही हमें हवा और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। पानी भी हमारे शरीर के बहुत सारे प्रोसेसेस को चलाता है, और जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो खाना और पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हमारे सेल जो हैं वो नष्ट होने लगेंगे, और धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगेंगे। आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दो चीज़ें जो होती हैं, इसको हमारा शरीर एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करता है। इन दो चीज़ों को वो डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के जरिए लास्टली अंततः वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे कि फिर एटीपी नाम के अणु का निर्माण होता है, जिसको कि हमारे शरीर के सेल्स एज अ एनर्जी करेंसी यूज़ करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन के साथ साथ H2O यानी पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए एनर्जी सोर्स जो कि हमें कहीं बाहर से लेना पड़ेगा, इसके साथ साथ हवा यानी ऑक्सीजन और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना ये प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता।
यानी जो एनर्जी हमारे सेल्स को चलाने के लिए चाहिए उसको किसी ना किसी सोर्स से हमें हासिल करना ही पड़ेगा। बिना उस एनर्जी के इन सेल्स के प्रोसेसेस का चलना मुश्किल हो जाएगा और जिसके बिना हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर कोई शख्स जो ऐसा दावा कर रहा है कि उसने 70 सालों से कुछ भी ना तो खाया है और ना ही पिया है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लिविंग बींग्स में केवल पेड़ पौधों के पास ही ऐसी क्षमता है कि जिसके जरिए कि वो सूर्य की रोशनी के जरिए अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको भी पानी और हवा की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो शख्स हैं जिनका नाम प्रहलाद जानी है, ये ऐसा दावा करते थे कि उनको ना तो खाने की जरूरत पड़ती है और ना ही पानी की जरूरत पड़ती है। देखिए, नॉर्मली अगर कोई भी इस तरह का दावा करता है तो कोई भी व्यक्ति जिसको कि साइंस की थोड़ी बहुत भी जानकारी है वो बड़ी ही आसानी से कह सकता है कि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर हैरानी की बात यह रही कि एक डॉक्टर ने उनकी इन क्षमताओं पर ठप्पा लगाया। तो आइए पता करते हैं कि गुजरात के डॉक्टर सुधीर ने जो प्रहलाद जानी के ऊपर जो स्टडी की थी 15 डेज की एंड 10 डेज की, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उसमें कहीं कुछ झोल है। देखिए, एक सबसे बड़ा झोल जो इस टेस्ट में मुझे नजर आता है वो ये है कि डॉक्टर सुधीर ने इस टेस्ट को अपने ही सहयोगी डॉक्टर्स के साथ अंजाम दिया, और वो भी अपनी ही चुनी हुई जगह पर। आमतौर पर जब इस तरह के टेस्ट होते हैं उसमें एक तरीका ये होता है कि आप किसी अदर डॉक्टर्स या साइंटिस्ट के पैनल को भी इसमें शामिल करते हैं ताकि निष्पक्ष रूप से टेस्ट को संपन्न किया जा सके, जिसको कि यहाँ पर नहीं किया गया। और उसके साथ ही ये जो टेस्ट के जो रिजल्ट थे इसको भी किसी भी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश नहीं कराया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप कोई स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उसको आपको किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश भी कराना जरूरी होता है ताकि लोग उसको स्क्रूटनाइज कर सकें। लेकिन यहां पर ये नहीं किया गया, और ये सब के बावजूद जो सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि वो सीधे ही मीडिया के पास चले गए। अपने टेस्ट की बिना किसी साइंटिफिक स्क्रूटनी कराए सीधे ही मीडिया के पास चले जाने के लिए उनकी साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी आलोचना भी हुई। टीवी पर डिबेट के दौरान डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि हार्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके स्पोक पर्सन को इस बात के लिए लताड़ा भी था। उनका कहना था कि आप सीधे ही मीडिया के पास नहीं जा सकते, आपको मेडिकल काउंसिल के पास जाना चाहिए। यदि कोई चीज़ है जो कि आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मेडिकल काउंसिल के पास जाते, उनसे अनुरोध करते कि वो इसकी दोबारा जांच करें, देखें कि इसमें कहाँ पर क्या झोल है। उसके बाद ही उनको टीवी पर जाना चाहिए था। लेकिन वो सीधे ही ना तो उन्होंने अपनी स्टडी को किसी भी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कराया, बजाय इसके वो सीधे ही मीडिया के पास चले गए। और डॉक्टर के अग्रवाल का कहना था कि ऐसा करना गलत है, यदि कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो इसके लिए उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। कोई चीज दिल्ली में होता तो हमारी काउंसिल उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर देती। इस तरीके के क्लेम्स गलत हैं और आप डायरेक्टली मीडिया के पास नहीं जा सकते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको प्रेजेंट करिए, डाटा को मेडिकल वहां पे जो है मैगजीन के अंदर में प्रेजेंट करिए। आपको मीडिया में जाने का कोई हक नहीं है, आप मेडिकल डॉक्टर हो, आप कोई क्वैक नहीं हो। एक मेडिकल डॉक्टर डायरेक्टली मीडिया के पास में जाके अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के खिलाफ है। आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपकी कंप्लेन हो जाएगी तो आपको डिफिकल्टी आ जाएगी। मुझे इससे ज्यादा और कोई बात नहीं करनी है। तो एक तरह से देखा जाए ये पूरा मामला सूडो साइंस या कहें कि बैड साइंस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जो लोग सूडो साइंस करते हैं या बैड साइंस करते हैं वो लोग अक्सर ऐसी ही गलतियां करते हैं। वो कोई स्टडी करते हैं जिसमें कि उनका ही कोई क्लोज पैनल होता है, जो उनके ही सहयोगियों का पैनल होता है, और उसके बाद जो उसकी स्टडी होती है उसको किसी भी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश नहीं कराते, या फिर कराते हैं तो फिर किसी ऐसे जर्नल में पब्लिश कराते हैं जिसको कि कोई जानता ही नहीं है। और उसके बाद कोई किताब लिख देना, कोई मीडिया के पास चले जाना, यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी स्टडी के बारे में बताने लगना, ये सारे काम ये लोग करते हैं। देखिए, अगर कोई वास्तव में साइंस करना चाहता है, जिसकी रुचि सत्य को जानने में है, तो वो हर तरह से उसको जांचने का प्रयास करता है। वो किसी बाहरी पैनल को भी इनवाइट करता है ताकि उसमें कहीं कोई कमी रह जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छोटा सा पैनल जो कि आपस में सहयोगी हों, साथ में काम करते हों, वो किसी चीज़ को उनका देखने का नज़रिया एक ही जैसा हो जाता है, और इस वजह से वो कई बार बहुत सी चीज़ों को पकड़ने में चूक जाते हैं। तो इस तरह की स्टडीज़ में अक्सर ही कई बार ऐसा किया जाता है कि किसी बाहरी पैनल को इन्वाइट कराया जाता है ताकि वो लोग भी उसको देखें, समझें और उसके बाद उस पर अपनी राय दे सकें। और उसके बाद भी ये जो स्टडी होती हैं इस तरह की, उनको भी फिर साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कराया जाता है, जिसमें कि बाद में फिर बाहर के लोग जो भी इन स्टडीज़ को पढ़ें उसके ऊपर वो अपनी टिप्पणी दे सकें, उनको स्क्रूटनाइज कर सकें, उनको पीर रिव्यू कर सकें। तो इसके बाद ही कोई स्टडी को विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन ये जो सूडो साइंटिस्ट होते हैं, इनका सिर्फ यही काम होता है किसी तरह से कोई स्टडी कर लेना और उसके बाद उसको लेकर सीधे मीडिया में चले जाना, जैसा कि डॉक्टर सुधीर ने किया। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की सच को जानने में रुचि हो तो वो हर संभव तरीके से उसको जांचना चाहेगा, और यही कारण है कि साइंटिस्ट कभी भी स्क्रूटनी से घबराते नहीं है, बल्कि वो तो चाहते हैं कि उनकी खोज को ज़्यादा से ज़्यादा जांचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा परखा जाए,
ताकि सच्चाई का पता चल सके, ताकि उसमें यदि कोई झोल हो वो तो सामने आ सके। लेकिन जो सूडो साइंटिस्ट होते हैं वो स्क्रूटनी से हमेशा डरते हैं, और यही हुआ। टीवी पर डिबेट के दौरान फेमस रैशनलिस्ट सनल एडमरुकू ने उनको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि उनको टेस्ट स्थल के जांच की अनुमति दी जाए, और जो कि उनको टीवी पर तो उन्होंने, उनके स्पोक पर्सन ने स्वीकार कर लिया इस बात को, लेकिन बाद में उनको तमाम तरह के बहाने बनाकर टेस्ट स्थल की जांच की अनुमति नहीं दी गई। तो ये इस बात का एक बहुत बेहतरीन सबूत है किस तरह से जो सूडो साइंटिस्ट होते हैं अपनी खोज की जांच कराने से डरते हैं। यदि किसी को लगता है कि वास्तव में कोई चमत्कार घटित हुआ है तो उसकी जांच कराने में डर कैसा? उसको तो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाकर उसको दिखाना चाहिए, उसको जांच करानी चाहिए, ताकि उसकी सच्चाई का पता चल सके। हो सकता है कि कोई ऐसी क्षमता हो, कोई ऐसी छुपी हुई क्षमता हो जो कि सामने आ सके। और सोचिए यदि ऐसा होता है तो फिर कितने लोगों का भला हो सकता है। लेकिन ये जो सूडो साइंटिस्ट होते हैं ये जांच कराने के नाम पर हमेशा बचते हैं, क्योंकि ये जानते हैं यदि किसी ने जांच की तो इनकी पोल खुल जाएगी। दोस्तों, कार्ल सागन का एक फेमस कोट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, यानी असाधारण दावों को असाधारण प्रमाणों की आवश्यकता होती है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो दावा है ये अपने आप में असाधारण है। बिना खाए पिए जिंदा रहना ये अपने आप में एक असाधारण दावा है, और इसको सिद्ध करने के लिए भी उतने ही बड़े प्रमाणों की आवश्यकता होगी। और केवल एक डॉक्टर के छोटे से पैनल द्वारा एक 15 दिन की जांच करके सीधे मीडिया में पहुंच जाना वो एविडेंस नहीं है जिसके दम पर हम इस पर भरोसा कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत सारे झोल हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया कि किस तरह से हमारे सेल को केवल एनर्जी ही नहीं, एनर्जी सोर्स के साथ साथ एयर और वाटर की भी जरूरत पड़ती है। और एयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम सांस के जरिए लेते हैं। और यदि ये योगी ऐसा कहते हैं कि उनको किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है, फिर उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो वो तो फिर बिना हवा के भी जिंदा रह सकते हैं। हालांकि प्रहलाद जानी की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यदि मुझे उनकी जांच करने का अवसर मिला होता तो मैं ये टेस्ट जरूर करता। मैं उनसे कहता कि भाई आपको फिर ऑक्सीजन की भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ही तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम सांस लेते हैं। तो यदि आपको ग्लूकोज की जरूरत नहीं तो फिर आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया था कि हमारे सेल्स को ग्लूकोज को यूजेबल एनर्जी में बदलने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ पानी की भी जरूरत पड़ती है। और यदि कोई योगी ऐसा दावा करता है कि उसको किसी बाहरी सोर्स से कोई खाना लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी बाहरी सोर्स से उसको किसी कार्बोहाइड्रेट या वसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर उसको फिर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन ज़रूरी है। और यदि वो बाहरी सोर्स से कोई एनर्जी नहीं ले रहा है तो फिर ऑक्सीजन की भी उसको क्या ज़रूरत है। और यदि वो ऐसा कहता है कि वो सूर्य के जरिए उसका शरीर किसी प्रोसेस से एनर्जी हासिल कर लेता है, तो फिर इसको भी साइंटिफिकली जांचा जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि ऐसे चमत्कारों की ठीक से जांच की जाए तो सच्चाई तक पहुंचना जरा भी मुश्किल नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जो चमत्कारी पुरुष होते हैं ये अपने ऐसे चमत्कारों की जांच करने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि इनका काम होता है सिर्फ किसी तरह से अपने चमत्कारों का प्रचार करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इन तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।